बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं और हमको वो सीखनी है जल्द से जल्द। देखो वो डेफिनेशंस क्या हैं, आराम से समझना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक अर्थ है, ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो गई। देखो साइंटिस्टों ने क्या माना है ना, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो एजम्पशन है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होने का एक कारण है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होने की का मतलब ये है कि उस अर्थ के अंदर एक एज्यूम्ड बार मैग्नेट माना गया है, बार मैग्नेट। तो जो बार मैग्नेट है वो कुछ ऐसा माना गया है अर्थ के अंदर, इस तरीके से ये माना गया है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ठीक है, ये बार मैग्नेट माना गया है। जो अर्थ का साउथ है, अर्थ का साउथ है और एक अर्थ का नॉर्थ है, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ होगा वो अर्थ के साउथ की तरफ होगा और जो मैग्नेट का साउथ होगा वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो कुछ डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस क्या क्या है समझना। जो ये साउथ है, जो अर्थ का साउथ है, उस अर्थ के साउथ का मतलब होता है ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन लिखता हूँ। ज्योग्राफिकल साउथ, अर्थ के नॉर्थ को क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। जी का मतलब ज्योग्राफिकल है, ये एम है मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक साउथ। तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कुछ नहीं है, आसान आसान है समझना। अर्थ के साउथ को क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं। अर्थ के नॉर्थ को क्या कहते हैं, नॉर्मल ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं। जो अंदर बार मैग्नेट एज्यूम्ड है उसके नॉर्थ को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। और बार मैग्नेट के दूसरे साउथ को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक साउथ कहते हैं, ठीक है। एक होती है ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ के साउथ और अर्थ के नॉर्थ को मिलाने वाली लाइन ज्योग्राफिकल एक्सिस कहलाती है। जो ये वाली लाइन है इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्लियर हो गई बात। द लाइन जॉइनिंग टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ, एक ये लाइन होती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। एक होती है मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से जाने वाली लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर हो गई बात। तो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से जाने वाली लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। जो अर्थ रोटेट करती है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है, जो अर्थ रोटेट करती है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस के थ्रू रोटेट करती है। और ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में एक एंगल होता है, ठीक है, वो एंगल होता है 20 डिग्री। कितना डिग्री टिल्ट होता है, 20 डिग्री टिल्ट होता है लगभग, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, अर्थ का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ, अर्थ का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, जाने वाली लाइन को कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। अब आएगा ज्योग्राफिकल इक्वेटर, क्या आएगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब यहाँ पे होगा सबसे बड़ा सर्किल, क्लास 7th ईयर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ज्योग्राफिकल इक्वेटर देखो बच्चों क्या होगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर का मतलब होता है एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा पूरी पृथ्वी पर ऐसा बड़े से बड़ा सर्किल जो सर्किल ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। देखो तो ये सर्किल है, तो ये सर्किल है, और देखो ये सर्किल, ये सबसे बड़ा सा बड़ा सर्किल और जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस सर्किल को क्या कहोगे तुम, ज्योग्राफिकल इक्वेटर कहोगे। अगला आएगा मैग्नेटिक इक्वेटर, क्या आएगा, मैग्नेटिक इक्वेटर। अब मैग्नेटिक एक्सिस पे बनने वाला सबसे बड़ा सर्किल लो, देखो ये मैग्नेटिक एक्सिस है, इस पे बनने वाला सबसे बड़ा सर्किल, और मैग्नेटिक एक्सिस पे बनने वाला सबसे बड़ा सर्किल, इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल एक्सिस पर बनने वाला सबसे बड़ा सर्किल, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस पर बनने वाला सबसे बड़ा सर्किल। अब आएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, क्या आएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या नाम बोल रहा हूँ, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या नाम बोल रहा हूँ, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होगा प्लेन, क्या, प्लेन, एक ऐसा प्लेन, देखो एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो जाए, एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो जाए परपेंडिकुलरली, एक ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलरली पास हो जाए, उस तरीके के प्लेन को हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। अगला देखो क्या है,
मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस के पास परपेंडिकुलरली पास हो जाए, जो मैग्नेटिक एक्सिस परपेंडिकुलरली पास हो जाए, मतलब अलोंग पास हो जाए, उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। लाइन से सुन लो। सबसे पहला अर्थ का साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ, अर्थ का नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक का नॉर्थ, एज्यूम्ड मैग्नेट है, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेट का साउथ, ज्योग्राफिकल एक्सिस, अर्थ के नॉर्थ और अर्थ के साउथ को मिलाने वाली लाइन को ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन को मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल एक्सिस पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सर्कल परपेंडिकुलर, उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर किसे कहते हैं? मैग्नेट की एक्सिस पर पाया जाने वाला मैग्नेटिक एक्सिस पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा सर्कल, उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन किसे कहते हैं? मेरिडियन का मतलब प्लेन होता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास हो जाने वाले प्लेन को हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। और क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो जाने वाले प्लेन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी होती हैं अर्थ के अगर हम बारे में स्टडी कर रहे हैं तो। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकलती है, अगर मैं ये सब जरा हटा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है नॉर्थ से और ऐसे घूमते हुए जाती है कहाँ? साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड निकलती है नॉर्थ से और ऐसे घूमते हुए कहाँ जाती है? साउथ में। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आती है, ये बाहर निकलती है यहाँ से, ऐसे ये बाहर निकलती है और यहाँ से होते हुए अंदर आती है, इस तरीके से यहाँ से होते हुए अंदर आती है, ऐसे करके घूमते हुए अंदर आती है, ऐसे करके घूमते हुए अंदर आती है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है 30 माइक्रो टेस्ला और पोल के ऊपर लगभग वैल्यू होती है 60 माइक्रो टेस्ला। इसका मतलब जो एक्सियल पोजीशन पर यहाँ पे बहुत दूर, पोल से दूर इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो लगभग पोल की आधी होती है। आधी बात समझ में। दूसरी बात समझो, जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको हम लगभग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है यहाँ से इस तरीके से पोल से, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? अर्थ की खुद की वजह से नहीं होती। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसके अंदर पाए जाने वाले मैग्नेट की वजह से होती है। मैग्नेट नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है, जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला कंपोनेंट अर्थ के परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड की वो लगभग आधी होती है, कहाँ के? वर्टिकल कंपोनेंट वाली के पोल पर। पोल पे होती है लगभग 60 माइक्रो टेस्ला और यहाँ पे होती है 30 माइक्रो टेस्ला। तो सारी बातें एक बार आप रिवाइज करो, मैं तुरंत नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ता हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमें कुछ रिलेशंस निकालने हैं अर्थ के मेन कंपोनेंट जिसको रिजल्टेंट कंपोनेंट कहते हैं, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH से शो करते हैं, अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जिसको BV से शो करते हैं, B वर्टिकल, B हॉरिजॉन्टल और B रिजल्टेंट। हमें दो डेफिनेशन भी सीखनी है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इसको थीटा एंगल कहते हैं, एक मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप कहते हैं, इसको डेल्टा से शो करते हैं। देखो होता क्या है, अभी थोड़ी देर तुम लोगों को बताया मैंने, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन था, मतलब एक ऐसा प्लेन था जो एक्सिस से पास हो रहा था, ज्योग्राफिकल एक ऐसा प्लेन था जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा था। ध्यान दो, अगर एक एक्सिस ऐसे पास हो, एक प्लेन और एक प्लेन ऐसे पास हो, तो उन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा, मतलब दो प्लेन होंगे उनके बीच में एंगल बनेगा, जिसको हम जैसे मोबाइल का फ्लैप कवर होता है वैसे उसको समझ लो, लैपटॉप खोलें तो एक ऊपर वाला सरफेस स्क्रीन और एक कीबोर्ड वाला सरफेस, दो प्लेन हो गए, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, उनके बीच में कुछ एंगल। ऐसा ही कुछ है, देखो यहाँ, तो मैंने यहाँ बनाया, सबसे पहले समझना इसको, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने ये प्लेन बनाया, इसका नाम मैग्नेटिक मेरिडियन है। यहाँ पे तरफ ऊपर की तरफ मैंने एक प्लेन बनाया, ये प्लेन बनाया, मैंने ये प्लेन बनाया। ये जो प्लेन है ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, मैंने नाम लिखा
ए बी सी डी, ये हो गया ए डैश बी डैश। क्लियर हो गई बात। इस प्लेन का नाम होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, इस प्लेन का नाम होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने बोला, सुनना जरा ध्यान से, दो एंगल हैं, एक है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन थीटा, वे कहाँ बनता है, समझ गया ना। एक प्लेन अंदर है पीछे की तरफ है और एक प्लेन आगे की तरफ है। देखो यहाँ जो एंगल बनता है ये एंगल थीटा होता है, ये जो एंगल बनता है ये एंगल थीटा होता है। तो कोई तुमसे पूछे सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन का एंगल का डेफिनेशन सुनाओ, कुछ ध्यान मत देना ज़्यादा, कहना कि एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज द मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। खत्म, थीटा से वो करते हैं। कोई ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दो फ्लैप या दो प्लेन के बीच में बनने वाले एंगल को हम थीटा से शो करते हैं। क्लियर। अगला है डेल्टा, बहुत अच्छी बात है ये जो कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। ये जो कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट BV। ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ वैसे, और ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट होता है नीचे की तरफ। और जब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है तो इनका रिजल्टेंट भी होगा, ये इनका रिजल्टेंट कंपोनेंट होता है और इसको कहते हैं B। क्या कहते हैं इसको? B। जो B है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो डेल्टा कहाँ बनता है, डिप एंगल कहाँ बनता है, डिप इंक्लाइनेशन कहाँ बनता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट के बीच में बनने वाले एंगल को हम डिप एंगल कहते हैं। तो ये डायग्राम समझ में आया। ये डायग्राम में क्या बनाया, सबसे पहले मैंने ज्योग्राफिकल मेरिडियन, फिर आगे बनाया मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल थीटा, जिसको हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट B है। हॉरिजॉन्टल को BH से शो करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को BV से शो करते हैं। बेटा BV से शो करते हैं, BV से शो नहीं करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या हुआ? B हुआ। डेल्टा कहाँ बनेगा? एंगल ऑफ डिप किसे कहते हैं? एंगल ऑफ डिप किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिजल्टेंट, वर्टिकल कंपोनेंट के रिजल्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मेरे साथ साथ बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच वाले एंगल को हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। इतना समझ में आ गई। अब देखो फार्मूले, सबसे पहले हमें BH में, B में और BV में रिलेशन चाहिए। किसमें किसमें रिलेशन चाहिए? BH में, B में और BV में रिलेशन। इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का नाम लिखा मैंने नाम ही भूल गया मैं सब, AEC। इन ट्राइंगल AEC, यहाँ ले लो साइन डेल्टा। AEC ट्राइंगल में साइन डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अगर ये वाली लाइन BB है तो इसके सामने वाली लाइन ये भी क्या होगी? BB होगी। बात समझ में आ गई। तो साइन डेल्टा कितना हो जाएगा? BB अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो अपॉन B। क्लियर हो गई बात। यहाँ से BB निकाल लो, तो BB इक्वल टू B साइन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। इसी में ले लो कॉस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना हो गया? BH अपॉन B। यहाँ से BH निकाल लो तो कितना हो गया? B cos डेल्टा, इक्वेशन नंबर 2। इसी वाले में tan डेल्टा ले लो, तो tan डेल्टा इक्वल टू, देखो tan डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? BB, बेस कितना? BH। तो tan डेल्टा देखो, BB क्या है? ये है B साइन डेल्टा। BH क्या है? B cos डेल्टा। आ रही बात समझ में कि नहीं? ऐसा मत करो, सॉरी, ये करने की क्या जरूरत है? बिना मतलब कुछ मत करो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 या डिवाइडिंग 1 बाय 2, 1 इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो
तो BV अपॉन BH इक्वल टू B साइन डेल्टा अपॉन B कॉस डेल्टा। B से B कट गया, देखो क्या आया, ये साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, टेन डेल्टा इक्वल टू BV अपॉन BH, या डेल्टा इक्वल टू टेन इनवर्स BV अपॉन BH। बात समझ में आ गई? तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया, टेन इनवर्स BV अपॉन BH। बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ये। तो फॉर्मूला में रिलेशन आया डेल्टा में, BV में, BH में। हमें रिलेशन लाना है BH में, डेल्टा में, B में। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, इसको स्क्वायर किया तो BB स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया BB स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया प्लस BH स्क्वायर, इसको स्क्वायर किया B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, इसको स्क्वायर किया B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो ये क्या आया, BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। इसलिए BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, और साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 होता है। तो B स्क्वायर इक्वल टू BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, इसलिए B इक्वल टू अंडर रूट BB स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। यह फॉर्मूला किसमें किसमें रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया रिजल्टेंट में और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। समझ में आ गई बात? तो ये छोटा सा रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और रिजल्टेंट। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहाँ बनता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के दो फिलक के बीच में। इंक्लाइनेशन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के रिजल्टेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में। इसको डेल्टा से शो करते हैं, इसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। कोई तुमसे पूछे एंगल ऑफ डिप कैसे शो करते हैं, तो डेल्टा से। डिक्लाइनेशन किससे शो करते हैं, तो थीटा से। और ये इनका रिलेशन है। आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे वीडियो को समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है कि हमें एक बार में नहीं आता समझ में, एक कई सारे नहीं हो पाता। तो देखो यार, एक बार में तो समझ में जरूरी नहीं कि आ ही जाए, दो बार देख लो समझ में आ जाएगा। खाली एक बार साइन डेल्टा लेना है, एक बार कॉस डेल्टा लेना है, डिवाइड कर देना है तो डेल डेल्टा आ जाएगा। टेन आ गया तो उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो इक्वेशन 1 और 2 को, तो इस पे रिलेशन आ जाएगा। इसमें क्या समझना है, फिर भी एक बार कोशिश करना, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो ये छोटी सी बात थी, इसको नोट करो। हम लोग मिलते हैं दोबारा। हेलो बच्चे, अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, और ये डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। इनके रिलेशंस पूछे जाते हैं, इनकी यूनिट्स पूछी जाती हैं। तो आज हम 3 डेफिनेशन 4 डेफिनेशन देखेंगे और समझते भी चलेंगे ये होता क्या है। तो सबसे पहली चीज है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दूसरी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तीसरी है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और चौथी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चौथी है, फोर्थ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। पहली डेफिनेशन देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तुम लोगों ने टोरॉइड देखा होगा, टोरॉइड क्या देखा, टोरॉइड। तो टोरॉइड में एक फॉर्मूला सीखा था, टोरॉइड या इनफाइनाइट सोलेनॉइड में B इक्वल टू म्यू नॉट Ni सीखा था। तो आज मैंने बोला B नॉट वैक्यूम के लिए, म्यू नॉट वैक्यूम के लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स आई करंट। तो B इक्वल टू म्यू नॉट Ni, जिसमें जो Ni है उस Ni को मैंने H लिख दिया। Ni को क्या लिख दिया, H लिख दिया। क्या लिख दिया, H लिख दिया। H का ही H ही जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। इसका मतलब कोई तुमसे पूछे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी को किस चीज से शो करते हैं, तो S से शो करते हैं। अब H लिखा किसको मैंने, Ni को, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ और इनटू करंट। तो करंट डेवलप्ड इन, फिर बोल रहा हूँ, करंट डेवलप्ड या करंट फ्लो इन या करंट वैल्यू इन नंबर ऑफ टर्न्स फॉर यूनिट लेंथ रिस्पेक्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो वो जो डेवलप करेगा पावर, जो इंटेंसिटी डेवलप करेगा मैग्नेटिक फील्ड की, जो जनरेट करेगा यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स में चलने वाली करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स में, यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स में चलने वाली जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, फिर बोल रहा हूँ
एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ। अब नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ में से कुछ गई करंट, उसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाई, उसी को बनाएंगे, उसकी जो पावर होगी, इंटेंसिटी, एनर्जी, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना, इसको समझना तो है ही क्या, खाली डेफिनेशन है, कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है। पहली एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन में दे देगा वो, एम्पियर पर मीटर। दूसरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टेस्ला। न्यूटन पर वेबर, जूल मीटर क्यूब पर टेस्ला, जूल मीटर क्यूब पर टेस्ला, जूल पर मीटर पर वेबर, जूल पर मीटर पर वेबर। 1 2 3 4 5 इसकी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, तो बी नॉट और म्यू नॉट के रेशियो को भी H कहते हैं, तो पेपर में ये भी लिख दोगे तो माना जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। चलो अब है इसी की दूसरी यूनिट देखो, एक इसकी पुरानी यूनिट हुआ करती थी ऑस्टर्ड, एक साइंटिस्ट था ऑस्टर्ड, तो 1 ऑस्टर्ड इक्वल टू 1 गॉस अपॉन म्यू नॉट, तो 1 ऑस्टर्ड इक्वल टू 1 गॉस अपॉन म्यू नॉट, सही है। तो 1 गॉस अपॉन म्यू नॉट की जो लगभग वैल्यू आएगी वो आएगी 80 एम्पियर पर मीटर। तो कोई तुमसे पूछे 1 ऑस्टर्ड की वैल्यू बताइए तो क्या कहोगे, 80 एम्पियर पर मीटर कहोगे। ये ऑस्टर्ड और गॉस में रिलेशन बताइए तो क्या कहोगे, 1 ऑस्टर्ड इक्वल टू 1 गॉस अपॉन म्यू नॉट होता है। क्लियर होगी बात? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्लियर होती है, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई की वैल्यू को H इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, ये 5 उसकी यूनिट होगी। दूसरी देखो मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये तो पढ़ते आए होंगे तुम लोग, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। अब यहाँ पे जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन है। क्या लिखा मैंने, मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी। डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन क्या याद रखोगे, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज सेड टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, ये वैक्यूम के लिए नहीं है, ये किसी सब्सटेंस के लिए है, ये वैक्यूम के लिए नहीं है, ये किसी सब्सटेंस के लिए है। एक मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में से आ रही थी, वो किसी लोहे में चली गई, ध्यान देना। एक मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में से आ रही थी तो वो बी नॉट है, एक मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में से आ रही थी वो बी नॉट है, लेकिन अगर वो किसी लोहे में चली गई और स्टोर हो गई, इकट्ठा हो गई, तो वो बी हो गई, क्योंकि उसने उसको इंड्यूस कर दिया, वो बी नॉट नहीं बची, बी हो गई। तो वही वाली बात है, म्यू नॉट नहीं है, म्यू है, किसी टुकड़े की बात हो रही है, किसी सब्सटेंस की बात हो रही है, बी अपॉन एच। तो मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं और इसको म्यू से शो करते हैं। याद रख लेना, इसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर या वेबर पर मीटर पर एम्पियर, वेबर पर मीटर पर एम्पियर, ये इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, मान लो टुकड़े के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बी, वैक्यूम में से आ रही थी बी नॉट, तो किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम वाले की, इसी को हम रिलेटिव कहते हैं। तो म्यू आर इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वैक्यूम, म्यू आर इक्वल टू मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीड सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ये सब्सटेंस है, ये वैक्यूम है, ये सब्सटेंस के लिए, ये वैक्यूम के लिए। तो सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इनको हम रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि बात म्यू की हो रही है इसलिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगा। ठीक है, ये डायमेंशन लेस होता है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, कुछ नहीं बचा। इट्स वैल्यू फॉर वैक्यूम इज 1, और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब ये वैल्यू 1 होती है। मतलब वैक्यूम के लिए जिसकी वैल्यू होती है पूरा कट के बराबर बराबर बना जाएगा, क्योंकि वैक्यूम के लिए ये भी म्यू नॉट होगा और ये भी म्यू नॉट होगा, 1 बी नॉट होगा, बी नॉट होगा 1। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी फॉर मीडियम टू द परमेबिलिटी फॉर मीडियम या सब्सटेंस टू द परमेबिलिटी फॉर वैक्यूम इज सेड टू द रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जल्दी देख लो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी नॉट एस समझ के ना इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, इसकी यूनिट होती है ऑस्टेड, इसकी पुरानी यूनिट थी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। बी कौन सा वाला बी है, ये वाला बी नहीं है, ये है किसी सब्सटेंस के लिए, किसी टुकड़े के लिए, लोहे के लिए, सब्सटेंस के लिए, मीडियम के लिए। एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव का मतलब सब्सटेंस की वैल्यू अपॉन किसकी, वैक्यूम की वैल्यू। तो सब्सटेंस की मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसको कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि जिसकी वजह से वो इंड्यूस हो गया, अपॉन बी नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू किसका, सब्सटेंस का, म्यू नॉट किसका, वैक्यूम का। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या हुआ,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी देने पर, क्या देने पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी देने पर, मैग्नेटिक फील्ड देने पर कोई चीज कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हुई, मतलब कितना मैग्नेटाइज हुई। मैं इस पेन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मैंने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दी, इस पेन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं और मैंने यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दी, तो पहले इसका छोटा सा वॉल्यूम मैग्नेट में बदलेगा, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा, मतलब ये ज़्यादा हिस्सा इसका मैग्नेट बदलता चला जाएगा। तो जो मैंने दी और ये इसका जो वॉल्यूम है वो लगातार चेंज होता जा रहा है मैग्नेट में, उसी को कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि I इक्वल टू एम अपॉन वी, I इक्वल टू एम अपॉन वी। एम का मतलब यहाँ पर क्या है, I का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I मीन्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। तो कोई तुमसे पूछे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को किससे शो करते हैं, तो क्या कहोगे, I से शो करते हैं। एम अपॉन वी, एम हम लोगों ने सीखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू एम इंटू 2l, याद होगा। तो एम अपॉन वी का मतलब वॉल्यूम, तो कैपिटल एम का मतलब क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होने लगे इसके यूनिट वॉल्यूम में, मैग्नेटिक फील्ड देने पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होने लगे इसके यूनिट वॉल्यूम में, मैग्नेटिक फील्ड देने पर इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होने लगे यूनिट वॉल्यूम में, इसी रेशियो को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो एम अपॉन वी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो देखो I इक्वल टू कैपिटल एम की वैल्यू क्या थी, एम इंटू 12। वॉल्यूम का मतलब क्या, मैग्नेट, मैग्नेट का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू लेंथ कितनी 12, तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू 12, 12 से 12 गया। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया, तो पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया को सॉल्व कर दिया, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ये पूरे वॉल्यूम के साथ लिया मैंने, तो एम्पियर पर मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या आई, एम्पियर पर मीटर आया। देखो क्या लिखा है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ क्यों लिखा मैंने पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, पोल स्ट्रेंथ यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जब डेवलप होने लगे, यानी किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, क्या लिखा, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन डेवलप्ड, जब पोल स्ट्रेंथ किसी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डेवलप होने लगे, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, उस पे आऊंगा मैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दो, जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दो, तो एक सब्सटेंस के अंदर पोल स्ट्रेंथ डेवलप होने लगे यूनिट एरिया में, पोल स्ट्रेंथ डेवलप होने लगे यूनिट एरिया में। सुनो फिर समझ में आता नहीं है, पोल स्ट्रेंथ डेवलप होने लगे यूनिट एरिया में, तो पोल स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन यूनिट एरिया in when it the ferromagnetic substance is placed inside the external magnetic field is said to be what, intensity of magnetization। ये चार डेफिनेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नोट करो कॉपी में, यहीं से देख के नोट करो, स्क्रीनशॉट लो चाहे कुछ भी, यहीं से देख के नोट करो और इसको अच्छे से समझ लेना। देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो है, फिर से तीन डेफिनेशंस हैं, हम लोग डेफिनेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हम ससेप्टिबिलिटी को एक तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी भी कह सकते हैं, किसी चीज को एक्वायर करने की क्षमता, मतलब ससेप्टिबिलिटी देखो है क्या। इसको शो करते हैं काई एम से, काई CHI, इसकी स्पेलिंग होती है CHI, काई, इसको काई पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं, काई। तो काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है I अपॉन H। I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रेशियो को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ, तुमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का आना यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से, कैसे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का आना इन यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से, उसी को हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इट इज ए प्योर नंबर। ये प्योर नंबर क्यों है, क्योंकि इसकी और इसकी यूनिट सेम होती है। जब इन दोनों की यूनिट सेम होती है तो दोनों की यूनिट सेम होती है, इसलिए कैंसिल हो जाते हैं, तो प्योर नंबर है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन देखो क्या होता है नेक्स्ट, ससेप्टिबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी है। तो मैग्नेटिक किस चीज का, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का आना, बढ़ना, इंक्रीज होना यूनिट स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक इंटेंसिटी देने की वजह से,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहा ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वजह से, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्पेसिमेन को, लोहे के टुकड़े को या किसी भी इस तरीके के सब्सटेंस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद होता यह है कि वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को एक्वायर करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। इसी प्रोसेस को कि मान लो ये पेन लोहे का है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो ये पेन धीरे धीरे अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा करने लगेगा। इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है B = B0 प्लस म्यू नॉट I। क्या फॉर्मूला होता है? B = B0 प्लस म्यू नॉट I। सही है। तो B = B0 प्लस म्यू नॉट I। B0 क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। म्यू नॉट परमेबिलिटी इन वैक्यूम। I क्या होता है? I यहाँ पर बताओ, I क्या होगा यहाँ पर? B = B0 प्लस म्यू नॉट I। I क्या होगा यहाँ पर? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। B मैग्नेटिक इंडक्शन, B0 मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, परमेबिलिटी इन वैक्यूम, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। B0 की जगह देखो मैंने क्या लिख दिया? म्यू नॉट H, क्योंकि H इक्वल टू होता है B0 अपॉन म्यू नॉट, अभी सिखाया था। तो B0 इक्वल टू H म्यू नॉट, तो H म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट I, म्यू नॉट कॉमन, H प्लस I। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या आ गया? तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला आ गया B इक्वल टू कितना? म्यू नॉट H प्लस I। B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस I। पास समझ में आ गया? चलो इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक इंडक्शन की टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो ये तो तुम्हें याद ही करना होता है, इसको मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, इसको कोई फार्मूला नहीं समझने का, याद करो, रटो। टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, गॉस। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, या 1 गॉस इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला, रट लो। अब नेक्स्ट आया रिलेटिव परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। देखो रिलेटिव परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, तो परमेबिलिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम देखो क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ मीडियम देखो क्या होता है? म्यू इक्वल टू B अपॉन H, सिखाया था, होता है ना? म्यू इक्वल टू B अपॉन H, पक्का। म्यू किसके लिए है? वैक्यूम के लिए है कि मीडियम के लिए है? नॉट नहीं लगा है यहाँ, तो खाली मीडियम के लिए है, वैक्यूम नहीं है। B अपॉन H क्या है? B क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन, H क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू B अपॉन H, हमें क्या बताना है? रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में रिलेशन बताना है, इसमें और इसमें रिलेशन बताना है। देखो कैसे पहुंचते हैं वहां तक। तो म्यू इक्वल टू B अपॉन H, अटेंटिव होकर सुनने ना, एक बार में समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से। म्यू इक्वल टू B अपॉन H, B की वैल्यू होती है B0 प्लस म्यू नॉट I, H रह गया, B0 को लिख दिया म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I अपॉन H, म्यू नॉट कॉमन, H प्लस I अपॉन H, समझ गया ना? म्यू इक्वल टू B अपॉन H, B की वैल्यू B0 प्लस म्यू नॉट I अपॉन H, B0 की वैल्यू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट I अपॉन H, म्यू नॉट कॉमन H प्लस I अपॉन H। H से H को डिवाइड कर दो, H से H को डिवाइड कर दो, म्यू नॉट H अपॉन H प्लस I अपॉन H। H से H कट गया तो म्यू नॉट, H से H क्या तो 1 प्लस I अपॉन H, और I अपॉन H क्या होता है? I अपॉन H क्या होता है? काई। तो आ गया म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई m, ससेप्टिबिलिटी, और म्यू नॉट किससे नीचे गया, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई m, और म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है? म्यू r इक्वल टू 1 प्लस काई m। इसी को कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। बात समझ में आ गई? तो रिलेटिव परमेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, ये 3 डेफिनेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक्सेप्टिबिलिटी, किसी चीज को एक्सेप्ट एक्वायर करने की क्षमता मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक इंडक्शन B इक्वल टू B0 प्लस म्यू नॉट I। फार्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देखो इसकी यूनिट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन सबकी जरूरत हमको पढ़ने वाली है आगे, नोट कीजिए इसको। देखो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शुरू करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या शुरू करते हैं आप? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, 3 तरीके के सब्सटेंस होते हैं। हमें तीनों तरीके के सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सीखनी है, सही है? देखो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी सीखनी है। एक बात याद रखना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके का सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं जिस सब्सटेंस को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने लगते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसका अपोज करने लगते हैं। जैसे ये रहा नॉर्थ पोल साउथ पोल,
और ये डायमैग्नेटिक रॉड रख दी मैंने, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने डायमैग्नेटिक की रॉड रख दी, तो देखो क्या हुआ, जब तुम इसको रॉड को यहाँ रख दोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके पास से नहीं थोड़ा दूर से जाने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड से दूर से हट जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करने लगेगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपोज करने लगता है, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने लगता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसको कहते हैं, किस तरीके का सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने लगे या उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए, या उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाए, उसको हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। ये दूसरा केस देखो, अगर हम किसी डायमैग्नेट की रॉड को इस तरीके से लटका देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में लटकाएंगे पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड में लटकाएंगे पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल रह नहीं पाएगी, तुरंत थोड़ी देर बाद परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नॉर्थ की वजह से यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ, और साउथ की वजह से क्या बनेगा, साउथ, तभी तो अपोज होगा। नॉर्थ की वजह से क्या बन जाएगा, नॉर्थ, साउथ की वजह से बन जाएगा साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, रिपेल करने पे क्या होगा, धीरे 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 ऐसे हो जाएगा। तो अगर तुम पैरेलल रखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, जो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, उसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्यों लेस देन 1 होती है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, और काई एम वो निगेटिव वैल्यू देता है। काई एम कैसी वैल्यू देता है इसकी? निगेटिव। ठीक है, अगर काई एम निगेटिव होगा तो 1 में से कुछ माइनस करोगे तो लेस देन 1 आ जाएगा, क्योंकि अपोजिटली मैग्नेटाइज हो रहा है, इस वजह से काई एम नेगेटिव आता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, लूजेस इट्स मैग्नेटाइजेशन एज सून एज द फील्ड इज रिमूव्ड। ये बहुत जल्दी से अपने अंदर की मैग्नेटिक फील्ड को निकाल के बाहर फेंक देता है। मैग्नेटाइज होगा, थोड़ी देर तक इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे ही तुम बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे ये भी डिमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब ये मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड देता जाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा, इसको खूब मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठा कर लेगा। जैसे ही मैंने इसको देना बंद किया बाहर से, तुरंत लूज कर देगा सब कुछ। तो लूजेस इट्स मैग्नेटाइजेशन एज सून एज द फील्ड इज रिमूव्ड, तुरंत खत्म हो जाता है, मतलब तुरंत अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छोड़ देता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। ये प्रॉपर्टीज रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 6 प्रॉपर्टी देखो, अगर एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, सुनना, पहली क्या थी, अगर इस रॉड को अगर तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को दूर दूर हटा देगा। दूसरा, पैरेलल रखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, स्लोली पैरेलल रखोगे तो कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपने आप को सेट कर लेगा। इसकी काई एम की वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से ये इसकी म्यू आर की जो वैल्यू होती है रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 होती है। फिर ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत जल्दी लूज कर देता है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर तुरंत ही। इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अगर एक नॉर्थ पोल साउथ पोल में मैंने कटोरी लिया, बाउल लिया, बाउल, उस बाउल में मैंने डायमैग्नेटिक लिक्विड रख दिया, इस बाउल में मैंने डायमैग्नेटिक लिक्विड रख दिया और ये दोनों मैग्नेट को पास पास रखा। इस लिक्विड लिया और लिक्विड में मैंने इस मैग्नेट को पास पास रखा, फिर जानते हो क्या होगा, इस नॉर्थ की वजह से इसके पास वाला हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, इस साउथ की वजह से इसके पास वाला हिस्सा साउथ हो जाएगा। तो ये इधर की तरफ रिपेल कर देगा, इस इधर की तरफ रिपेल कर देगा, तो बीच में जो लिक्विड होगा वो डिप्रेस हो जाएगा, बीच में लिक्विड डिप्रेस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, याद रखना। इस नॉर्थ और साउथ पोल को जब पास रखते हैं तो डायमैग्नेटिक लिक्विड में डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर इसी नॉर्थ और साउथ को दूर रखते तो दूर रखने पे क्या होगा, जहाँ डिप्रेशन आए तो वहां पे क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के सारे लिक्विड को इधर और यहाँ के सारे लिक्विड को इधर, यहाँ के सारे लिक्विड को इधर और यहाँ के सारे लिक्विड को इधर, सब बीच में इकट्ठा करते चले जाएंगे, क्योंकि अपोज हो जाएगा, जो बीच में इकट्ठा करेगा तो राइज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अगर पोल पास में तो डिप्रेशन, पोल दूर तो राइज। ये देखो I इक्वल टू एम अपॉन वी, इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निगेटिव होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू निगेटिव होती है क्योंकि m निगेटिव होता है। m क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट, उल्टा होता है इसका। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा का मतलब अपोजिटली पोलरिटी आ जाती है। m अगर माइनस होगा तो I भी कैसा होगा, माइनस होगा, हल्का सा माइनस होगा, स्लो मतलब फीबली माइनस होगा। काई की वैल्यू भी माइनस होती है, I अपॉन एच। जब I माइनस है, I अपॉन एच, I माइनस है तो काई भी क्या हुआ, माइनस हो जाएगा। I इक्वल टू एम अपॉन वी माइनस है क्योंकि m माइनस है, और I माइनस होने की वजह से काई m माइनस है क्योंकि I माइनस है। क्लियर? डू नॉट ओबे क्यूरी लॉ, और ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता, ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता है। क्लियर होगी बात ये?
देखो बेटा नेक्स्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की खासियत होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का उल्टा होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता था? पहली चीज ये मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर जाने लगती थी। दूसरी चीज पैरेलल रखो तो परपेंडिकुलर हो जाता था अपोज होने की वजह से। तीसरी चीज इसकी काई की वैल्यू निगेटिव होने की वजह से रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 हो जाती थी। याद रखो यार सारी चीजें साथ साथ में। नेक्स्ट जो होती थी क्या होती थी? नेक्स्ट ये वाली अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बहुत जल्दी लूज कर देता था। कौन? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक फील्ड हटाते ही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता था। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी थी वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती थी। ठीक है। और दो पोल को अगर पास पास रखोगे, दो मैग्नेटिक पोल को पास पास रखोगे तो जो लिक्विड था वो डिप्रेस हो जाता था और दूर रखने पर लिक्विड राइज कर जाता था। आई की वैल्यू उसमें नेगेटिव होती थी, एम की वैल्यू नेगेटिव होती थी, काई की वैल्यू नेगेटिव होती थी और क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता था। क्यूरी लॉ क्या होता है वो सिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करना। मैडम क्यूरी नाम सुना होगा तो क्यूरी एक लॉ दिया था उन्होंने टेम्परेचर के साथ चीजों का, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का लॉ दिया था, वो ओबे नहीं करता था। पैरामैग्नेटिक में आओ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में देखो बिल्कुल उसका उल्टा। अब तो समझ में आना शुरू हो गया होगा शायद यार। नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड जहाँ दूर हटती थी यहाँ पे थोड़ी पास आने लगी, अट्रैक्ट करने लग गई। इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड का अप्रोच करता था थोड़ा थोड़ा और ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉलो करता है थोड़ा थोड़ा, यानी फॉलो करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, दूर नहीं जाता। वहाँ पे क्या था? पैरेलल रखने पर परपेंडिकुलर हो गया था डायमैग्नेटिक रॉड। यहाँ यार अगर तुम परपेंडिकुलर रखोगे तो पैरेलल हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का अपोज नहीं करेगी, फॉलो करेगी। नॉर्थ की वजह से साउथ बन जाएगा, साउथ की वजह से नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ की वजह से साउथ, साउथ की वजह से नॉर्थ बन जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर रखोगे तो धीरे से पैरेलल हो जाएगी, परपेंडिकुलर रखोगे तो धीरे से पैरेलल हो जाएगी। वो पैरेलल रखने पर धीरे से परपेंडिकुलर हो जाती थी, वो पैरेलल रखने पर धीरे से परपेंडिकुलर हो जाती थी, ये परपेंडिकुलर रखने पर पैरेलल हो जाती है क्योंकि इसकी काई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ससेप्टिबिलिटी इसकी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मतलब होता है कि अगर अपोज होगा तो हर चीज नेगेटिव होगी, फॉलो होगा, अट्रैक्शन होगा तो पॉजिटिव होगी। तो काई पॉजिटिव है तो 1 प्लस पॉजिटिव, 1 में से कुछ ऐड करोगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा, हो गया। ये भी बहुत जल्दी अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देता है। जैसे तो मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे बाहर से ये भी लूज कर देगा, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा, तुरंत अपने अंदर की प्रॉपर्टी खत्म कर देगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो भी कैसा? इनवर्सली। ये कैसा डिपेंड करता है? इनवर्सली डिपेंड करता है। तो जो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिपेंड करती है इनवर्सली टू द टेम्परेचर। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी और टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ती जाएगी। याद रखना ये डिपेंड करता है। ये देखो उसका उल्टा, अगर दो मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल पास हैं तो लिक्विड राइज कर गया, वहाँ डिप्रेस होता था। डायमैग्नेटिक में कितनी बार यार डायमैग्नेटिक में डिप्रेस होता था, ये राइज होता है। जब पोल दूर हो गए तो वहां पे राइज होता था, यहाँ डिप्रेस होता है, उल्टा है ना। I इक्वल टू एम अपॉन वी, क्योंकि m पॉजिटिव होता है इसलिए अगर m पॉजिटिव होगा तो I भी पॉजिटिव होगा, खत्म। काई इक्वल टू I अपॉन h, I पॉजिटिव है तो I अपॉन h में काई m भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, काई m पॉजिटिव होगा। और अगर काई m पॉजिटिव होगा तो म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा क्योंकि 1 में कुछ ऐड होगा, जाहिर सी बात है। ये ओबेस क्यूरी लॉ, ये क्यूरी लॉ को ओबे करता है, वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता था, ये क्यूरी लॉ को ओबे करता है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तुमको ये टेबल याद रखनी है, तुमको ये चार्ट याद रखना है, याद करना, याद हो ही गया होगा मुझे लग रहा है। पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, परपेंडिकुलर रखने पर पैरेलल हो जाता है, काई m की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से म्यू आर ग्रेटर देन 1 हो जाता है और ये तुरंत अपनी मैग्नेटिक फील्ड को लूज कर देता है। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर डिपेंड करता है, वो नहीं करता था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है, वो इनवर्सली। पोल अगर पास हो तो राइज, पोल अगर दूर हो तो डिप्रेस। अगर आई की वैल्यू पॉजिटिव उसके बाद काई की वैल्यू पॉजिटिव, ओबे क्यूरी लॉ जो कि वो डू नॉट ओबे था और ये ओबे है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट हम आएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पे। आप इसको चार्ट बनाकर नोट करो जल्दी से। देखो बेटा लास्ट है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले क्या था? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता था। दूसरा क्या था? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। एक है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लगभग पैरा जैसा ही होता है, बस एक आध चीज अलग होती है बस। पैरा वाला सब्सटेंस क्या करता था? मैग्नेटिक फील्ड को हल्का सा अट्रैक्ट करता था। ये क्या करेगा? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, एकदम सिकोड़ देगा, सारी मैग्नेटिक फील्ड पी जाएगा।
सही है। देखो ये देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया मैंने। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर तो देखो ना सारी मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है लगभग, इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, अट्रैक्ट करता है। डाया क्या करता था, रिपेल करता था। पैरा क्या करता था, थोड़ा अट्रैक्ट करता था। फेरो क्या करता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। ये देखो डायमेट्रिक सब्सटेंस क्या था कि अगर उसको पैरेलल रखो, डायमेट्रिक पहला वाला पैरेलल रखो तो स्लोली परपेंडिकुलर हो जाता था, धीरे से। पैरा वाला क्या करता था, परपेंडिकुलर रखो तो धीरे से पैरेलल हो जाता था। फेरो वाला क्या करता है, अगर परपेंडिकुलर रखा तुमने, परपेंडिकुलर रखा तो तुरंत पैरेलल हो जाएगा बहुत जल्दी से, क्योंकि तुरंत मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर लेगा बहुत जल्दी। अगर परपेंडिकुलर रखा तो तुरंत एक्वायर हो जाएगा, तुरंत। सो सडनली होता है। काइम की वैल्यू यहाँ अच्छी खासी पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छी पॉजिटिव होती है, भयंकर पॉजिटिव होती है। इसलिए जो म्यू आर होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन अच्छा खासा खूब ग्रेटर देन होता है, 1 से कुछ ज़्यादा ही होता है। रिटेन मैग्नेटाइजेशन, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक अपनी मैग्नेटिक फील्ड को तुरंत खत्म कर देते थे अगर उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो। आ रही बात समझ में? अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दो तो वो तुरंत अपनी मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर देते थे अपने अंदर से, लेकिन ये नहीं करता, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है। ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम आता है। आ रही बात समझ में? इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। वो भी कैसे, इनवर्सली डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, अगर मैग्नेट पास में है तो राइज, और अगर मैग्नेट दूर है तो डिप्रेस कर जाएगा। पास में तो राइज और दूर है तो डिप्रेस कर जाएगा। आई की भाई एम की वैल्यू पॉजिटिव तो आई भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। आई पॉजिटिव तो आई पॉजिटिव, बात खत्म। ये भी क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता। तो डायमैग्नेटिक क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता था, पैरा वाला करता था, फेरो वाला फिर से नहीं करता। क्लियर होगी बात? जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम देखेंगे कि क्यूरी लॉ क्या होता है, फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ये तीनों चार्ट आप याद करेंगे।